शंकर और सावित्री की इकलौती बेटी थी राधा। शंकर सावित्री दोनों किसान थे। दिन भर दोनों अपने खेतों में मजदूरी किया करते थे। राधा उन दोनों की जान थी। एक दिन की बात है, राधा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी छाया वहाँ आई। छाया के हाथ में एक चनिया चोली थी। ये देखो मेरी नई चनिया चोली, मेरे बाबा शहर से मेरे लिए लाए हैं। बहुत महंगी है। इस नवरात्रि में यही चनिया चोली पहनकर गरबा खेलूंगी। अरे वाह, तेरी चनिया चोली तो बहुत अच्छी है। मैं भी अपने बाबा को बोलूंगी चनिया चोली लाने। तेरे बाबा नहीं लाएंगे। क्यों भला? क्योंकि तेरे बाबा गरीब हैं, तुम लोग किसान हो और हम ठेकेदार। हमारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तू बस मेरी चनिया चोली देख सकती है, ऐसी ले नहीं सकती। मैं लूंगी, जरूर लूंगी। मेरे बाबा मुझे जरूर चनिया चोली दिलवाएंगे। इतना बोलकर राधा वहाँ से गुस्से में घर आई। घर में सावित्री ने उससे पूछा, क्या हुआ, मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? क्योंकि छाया के पास चनिया चोली है और वो बोल रही है कि मेरे बाबा चनिया चोली नहीं खरीद सकते। राधा, तू तो मेरी बहुत समझदार बेटी है ना। तुझे तो पता है ना बाबा कितनी मेहनत करते हैं और चनिया चोली बहुत महंगी होती है। वो भला कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, बस चाहिए। ऐसे जिद नहीं करते राधा बेटा। तभी राधा के बाबा घर लौटे। अब आप ही अपनी लाडली को समझाइए, छाया की तरह चनिया चोली खरीदने की जिद कर रही है। राधा, नवरात्रि का मतलब क्या है? गरबा खेलना। जब गरबा ही खेलना है तो चनिया चोली की क्या जरूरत? नहीं बाबा, मुझे चनिया चोली चाहिए। आप कुछ भी करो, मेरे लिए चनिया चोली ले आओ बस। राधा जिद पकड़कर बैठी थी कि उसे चनिया चोली चाहिए और बेचारा शंकर सोचने लगा कि वो कैसे पैसे जमा करेगा। अगले दिन शंकर अपने एक परिचित के पास गया। भाई, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, अगले महीने लौटा दूंगा। मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं। नवरात्रि के लिए मेरी पत्नी भी पैसों के लिए झगड़ रही है, पर भाई पैसे है ही नहीं तो क्या करूं? शंकर निराश हो गया। शंकर ने ये बात सावित्री को बताई। अब पैसे है ही नहीं तो उसकी जिद क्यों पूरी करनी? आप उससे बोल दो, वो समझ जाएगी। राधा ने ये सारी बातें सुन ली। ठीक है बाबा, जाने दो, मुझे चनिया चोली नहीं चाहिए। ये हुई ना बात, तू तो मेरी समझदार बेटी है। उस दिन राधा उदास थी। उसे चनिया चोली चाहिए थी, पर वो समझ चुकी थी कि उसके बाबा के पास तो पैसे है ही नहीं। शाम के समय राधा कुएं के पास पानी भर रही थी। काश ये कुआं जादुई होता, तो मैं इस कुएं को बोलती कि मुझे चनिया चोली दिला दे। तुमने मुझे आवाज दी। कौन कौन है? मैं जादुई कुआं हूँ। क्या? मैं जादुई कुआं हूँ। तुमने अभी मुझसे चनिया चोली मांगी ना? हाँ, पर जादुई कुएं से एक चनिया चोली राधा के हाथ में आ गई। ये जादुई चनिया चोली है। तुम जैसे चनिया चोली चाहोगी ये वैसे ही बदल जाएगी। सच्ची? हाँ। राधा खुश होकर घर के अंदर दौड़ पड़ी। उसने सावित्री और शंकर को सब बताया। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं माँ, ऐसा ही हुआ है। हमारा कुआं सच में जादुई कुआं है। शंकर और सावित्री जब कुएं के पास गए, जादुई कुएं, जादुई कुएं, जादुई कुएं। जादुई कुएं से कोई आवाज नहीं आई। इस कौवे में तो कोई जादू नहीं दिख रहा। फिर तुझे ये चनिया चोली कहाँ से मिला? पापा, मुझे सच में इसी कुएं ने ये चनिया चोली दी है और ये भी बोला कि जैसा मैं चाहूंगी ये चनिया चोली बदल जाएगी। अच्छा, तो इस चनिया चोली का रंग बदल कर पीला कर। जादुई चनिया चोली पीली हो जा। राधा के ऐसे बोलते ही चनिया चोली पीली हो गई। शंकर और सावित्री हैरान रह गए। ये चनिया चोली जहाँ से भी आई हो, है तो ये जादुई चनिया चोली। मैं तो खुश हूँ, मुझे चनिया चोली मिल गई। नवरात्रि की पहली रात राधा ने ये चनिया चोली पहनी। उसकी सारी सहेलियां
उसकी चनिया चोली की तारीफ कर रही थीं। घमंडी छाया राधा की चनिया चोली से जल रही थी। राधा रोज रोज जादुई चनिया चोली का रंग बदल कर पहनने लगी। छाया ये देखकर परेशान हो गई। आज इसकी सारी चनिया चोली मैं चुरा लूंगी। चनिया चोली चुराने के इरादे से छाया आधी रात को राधा के घर पहुंची। उसने जैसे ही चनिया चोली को हाथ लगाया, वो सीधे कुएं में जा गिरी। छाया कुएं में डूब रही थी। वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, बचाओ। छाया की आवाज सुनकर शंकर और कुछ गांव वाले कुएं के पास आए और डूबती हुई छाया को बाहर निकाला। बेटा, तू कैसे कुएं में गिर गई? मैं राधा की चनिया चोली चुराने आई थी। मैंने चनिया चोली को हाथ लगाया और पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। सावित्री, शंकर और राधा समझ गए कि वो कुआं असल में जादुई कुआं है और वो जादुई चनिया चोली उसी कुएं से निकली थी। छाया अपने घर चली गई। उसे समझ आ गया कि वो चनिया चोली कोई साधारण चनिया चोली नहीं है। उस दिन के बाद छाया ने कभी राधा की उस चनिया चोली पर नजर तक नहीं डाली और राधा अपनी जादुई चनिया चोली के साथ बहुत खुश थी। नीना के बर्थडे की सुबह उसके माँ और बाबा मिलकर उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस लेकर आए। शाम को घर सजा था और बस अब केक आने की देरी थी। दोनों माता पिता नीना को उसके दोस्तों के साथ छोड़कर बाजार से केक और समोसा लाने गए। नीना इंतजार कर रही थी पर उसके माता पिता कभी वापस नहीं आए। उन दोनों की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तुम्हारे भाई बहन तो मर गए और इस लड़की को हमारे पल्ले छोड़ गए। इतनी महंगाई है, इसका खर्चा कौन उठाएगा? नीना को मजबूरन अपनी चाची के घर में रहना पड़ा। उसकी चाची ने उसका कॉलेज बंद करवा दिया और उसे घर में काम करने बैठा दिया। देख नीना, तू मेरे घर का सारा काम करेगी, उसके बदले में खाना और सोने के लिए ये किचन मिल जाएगा तुझे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। जी चाची, मैं काम कर लूंगी चाची। नीना की चाची और उसकी बेटी स्वाति मिलकर नीना का जीना हराम कर दिया था। ठीक 1 साल बाद नीना का बर्थडे फिर आता है और वो अपने बर्थडे की ड्रेस को पकड़कर रोते हुए सो जाती है। दूसरी सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो ड्रेस उसके हाथों में चुभ रही थी। उसने अच्छे से देखा तो वो ड्रेस हीरे की बन चुकी थी। चाची, मुझे एक चीज दिखानी है आपको। नीना के चाचा उससे प्यार तो करते थे पर अपनी बीवी के डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। नीना का उस घर में बस वही एक सहारा थे। बेटा, ये तो हीरा है, पूरा ड्रेस हीरे का है। हाँ, अब मैं क्या करूँ इसका? इसको अपने चाची से छुपा के रखना। भैया और भाभी की एक ही निशानी है तुम्हारे पास। जी चाचू। नीना रात रात को चुपके से वो ड्रेस पहनकर अपने आप को देखती थी आईने में। एक रात उसने देखा उसकी रजाई में एक बड़ा सा छेद है। काश मुझे एक नई रजाई मिल जाती। इस छेद की वजह से रात भर ठंड लगती रहती है। जैसे ही नीना ने ऐसा कहा, वो रजाई धीरे से चमकती हुई एक नई रजाई में बदल गई। नीना खुश हो जाती है और अपनी ड्रेस को फिर से छुपाकर सो जाती है। दूसरी सुबह, ए लड़की, उठ उठ जल्दी। जी चाची, मैं उठ गई। सच सच बता, कहाँ से चोरी करके लाई ये रजाई? मैंने चोरी नहीं की चाची। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। एक चोर को पाल कर रखा है मैंने। गाँव वालों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? पर चाची, मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो ये इतनी सुंदर और नई रजाई तुझे तेरे मरे हुए माँ बाप देकर गए हैं? चाची, माँ बाबा के बारे में कुछ मत कहिए। चुप, बिल्कुल चुप। जुबान लड़ाती है। वो जो धोने को कपड़े निकाले हैं वो खुद धुल जाएंगे। जा काम कर अपना। नीना को दिन भर काम करने के बाद चाची उसे रात को गेहूं पीसने दे देती है और खुद आराम से सो जाती है। दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ, ऊपर से रात को भी चाची काम दे देती हैं। नीना उदास होकर गेहूं पीस रही थी कि उसे हीरे के ड्रेस की खनखनाहट सुनाई दी और उसे याद आया कि उसके पास वो जादुई हीरे की ड्रेस है। अच्छा हाँ,
मैं तो उस ड्रेस की जादू से भी कर सकती हूँ ये सारे काम। नीना ड्रेस पहनती है और झट से सारा गेहूं खुद पिस जाता है। नीना उठ, तुझे बोला था ना सारा गेहूं पीस देना। यहाँ खर्राटे मारकर सो रही है कामचोर। पर चाची, गेहूं तो पीस लिया सारा। क्या? हाँ, वो देखिए। चाची सारे पिसे हुए गेहूं को देखकर चौंक जाती है। धीरे धीरे नीना की जिंदगी अब काफी आसान हो जाती है। जब भी चाची कुछ काम देती तो नीना चुपके से अपने हीरे का ड्रेस पहनती और झट से काम कर लेती। एक दिन चाची और उसकी बेटी मिलकर बातें कर रहे थे। माँ, कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की सारा का सारा काम टाइम पर कैसे खत्म कर लेती है? हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि कुछ दिनों से बड़ी खुश रहती है। चाहे जितना भी काम दे दो उसे, मुस्कुराते हुए मान जाती है। जितना काम हम उसको देते हैं उतना तो कोई रोबोट भी ना कर पाए आसानी से। ये कैसे कर लेती है? इस पर नजर रखनी पड़ेगी बेटी। माँ बेटी मिलकर नीना पर नजर रखने का प्लान बनाते हैं। चाची नीना को बहुत सारा काम देकर आधी रात तक उसके बगल में बैठी रहती है। जैसे ही चाची की आंख लगती है, नीना अपने हीरे का ड्रेस निकालकर सारा काम खत्म कर लेती है। पर अचानक वहाँ स्वाति आ जाती है। माँ, उठो माँ, देखो इसके पास ये जादुई ड्रेस है। हाँ, वही तो मैं सोचूं कि इतना सारा काम कैसे कर लेती है तू। ला, दे मुझे। नहीं, ये मेरे माँ पापा की आखिरी निशानी है। माँ, ये तो हीरे लगे हुए हैं इसमें। साली एहसान फरामोश, मैं 1 साल से तुझे पाल रही हूँ। तेरे सारे खर्चे खुद के पैसों से कर रही हूँ और सारे हीरे खुद के लिए रख रही है तू। अब तो ये ड्रेस मैं लेकर ही रहूंगी। नहीं, प्लीज प्लीज चाची, ऐसा मत कीजिए। जैसे ही चाची नीना का ड्रेस छीनने आती है, सारे हीरे कांच में बदल जाते हैं और चाची के हाथों में चुभ जाते हैं। हाय, कितना दर्द हो रहा है। स्वाति, तू खड़े खड़े क्या देख रही है? छीन ले उसकी ड्रेस। स्वाति भी अपनी माँ की तरह नीना के बदन से ड्रेस उतारने जाती है तो हीरे कांच बनकर उसके पूरे शरीर में चुभ जाते हैं। माँ, मुझे भी लग गई। बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। इसको गिरा देते हैं इस ड्रेस के ऊपर, सारे कांच चुभकर मर जाएगी, फिर ये ड्रेस हमारा। चाची और स्वाति मिलकर नीना को गिराने आते हैं, पर नीना जब वो ड्रेस पहने हुए गिरती है तो उसके लिए वो ड्रेस बिल्कुल रुई सी मुलायम बन जाती है। बस बहुत हो गया, आप लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आज हीरे के लिए आप मेरी जान भी लेने को तैयार हो। अरे नहीं नहीं बेटी, हमें छोड़कर कहाँ जाओगी तुम? हम तो तुम्हारे माता पिता की समान हैं। रह जाओ तुम यहाँ, बस बीच बीच में थोड़े हीरे देते रहना। नीना गुस्से में अपना सारा सामान और हीरे का ड्रेस पैक करके घर से निकल जाती है। अपने ड्रेस से छोटे छोटे हीरे निकालकर वो खुद के लिए एक घर खरीद लेती है और अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है शहर में। नीना अपनी चाची और उसकी दुष्ट बेटी से दूर अपनी एक नई और खुशहाल जिंदगी बिताती है।